किंतु हमारे पास पूंजी नहीं है, हमारी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, हमारी पहुंच की बाहर है विश्वत रेखीय वन, इसलिए हमें वहाँ के संसाधनों के बारे में जानकारी नहीं है, है ना। जानकारी नहीं है इसलिए वह भी हमारे लिए संसाधन नहीं है। हो सकता है वो भविष्य के संसाधन हो, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियलिटी ऑफ सोर्सेज, कि हमारे भविष्य के वो संसाधन हो सकते हैं, वर्तमान में वह हमारे लिए संसाधन नहीं हो, जरूरी नहीं है। जेम्स फिशर क्या कहते हैं? जेम्स फिशर कहते हैं कि संसाधन ऐसी कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी कि पहली चीज़ तो क्या होनी चाहिए? मनुष्य होना चाहिए। दूसरी वस्तु क्या होनी चाहिए? मनुष्य की आवश्यकता होनी चाहिए, है ना। जब मनुष्य होगा तभी तो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, अन्यथा कैसे होगी? ठीक है, तो हम एक साधारण उसमें ये कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें जिसके अंदर होगी वह संसाधन कहलाएगा। सबसे पहले क्या है? वस्तु का उपयोग संबंध हो, कि कोई भी प्रकृति में कोई भी वस्तु जो है वो हम उपयोग में ले सकते हैं, तभी संसाधन है। दूसरा क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है? इनका रूपांतरण अधिक मूल्यवान तथा उपयोगी वस्तु के रूप में किया जा सकता है। जैसे कि कच्चा लोहा है, कच्चा लोहा हमें कहाँ से मिलता है? पृथ्वी के अंदर से। उपयोगी नहीं है ना, हम उसको बाद में क्या करते हैं? रिफाइंड करते हैं, उसको साफ़ करते हैं, उसको गलाते हैं, गला करके उसकी चद्दरें बनाते हैं, सरिये बनाते हैं, अन्य कई प्रकार के सामान बनाते हैं। तो हमने क्या किया? उसका रूपांतरण करके उसको अधिक मूल्यवान बना दिया, अधिक उपयोगी बना लिया। ये चीज़ भी उस संसाधन में होनी चाहिए। जैसे पेट्रोलियम है, कच्चा जो पेट्रोल निकलता है उसको हम डायरेक्ट काम में नहीं लेते हैं, बल्कि क्या करते हैं? उसको हम साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद उसके बहुत से बाय प्रोडक्ट्स, गंदगियाँ निकल जाती है। उन बाय प्रोडक्ट को भी हम कई सारे, जैसे वैसलीन है ना, ये मोम है, डीज़ल है, फिर उससे भी गंदे से कैरोसिन, लास्ट में जो बचा हुआ जो काला काला जो अपन रोड पे काम में आता है, तारकोल, वह है। तो हम क्या करते हैं? जो सबसे रिफाइन है उसको हम ले लेते हैं, तो अधिक मूल्यवान के रूप में परिवर्तित कर लिया। तीसरी विशेषता क्या होना चाहिए? जिसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति की क्षमता हो, है ना। कोई भी संसाधन जिसको हम काम में ले रहे हैं वह हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम हो, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। इन वस्तुओं के दोहन की योग्यता रखने वाला मानव संसाधन भी उपलब्ध हो। ये तो पहली शर्त है। मनुष्य अगर नहीं है तो किसी काम की नहीं है, प्रकृति किसी काम का नहीं है। ये पृथ्वी पे पाए जाने वाले तरह तरह के जीव, तरह तरह की वनस्पति, खनिज संसाधन, अगर मनुष्य नहीं है तो ये किसी काम के नहीं है। तो ये क्या होना चाहिए कि वहाँ पर उपयोग में लेने के लिए मानव संसाधन भी उपलब्ध हो। नेक्स्ट क्या हो सकता है? संसाधनों के रूप में सतत विकास के लिए आवश्यक पूंजी हो। अपन भी डिस्कस किया था, मैंने आपको कहा था कि मान लो वहाँ मनुष्य भी है, खनिज संसाधन भी उपलब्ध है, लेकिन वहाँ पर ना तकनीकी है ना पैसा है, तो क्या होगा? उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अभी मैंने आपको अफ्रीका का एग्जाम्पल दिया। अफ्रीका में कांगो रिवर जो है अफ्रीका की, एक ऐसी नदी है जो कि भूमध्य रेखा के बीच में से निकलती है, और इस नदी के ऊपर इतने ज़बरदस्त वाटरफॉल है, इतने बड़े बड़े जलप्रपात हैं कि यहाँ से हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं कि आधे अफ्रीका की बिजली की समस्या समाप्त की जा सकती है। किंतु अफ्रीका के पास इतना पैसा नहीं है उन लोगों के पास कि वह तकनीकी वहाँ पर ख़रीद कर लाएं या लगाएं। तो पैसा यानी पूंजी होना भी बहुत आवश्यक होता है। एक दो पॉइंट आप इसमें मेरी तरफ से जोड़ लीजिए, यानी कि संसाधन होने के लिए क्या क्या आवश्यकता होना चाहिए। पहले तो क्या होना चाहिए? किसी वस्तु का उपयोग संभव होना चाहिए। दूसरा, उन वस्तु को हम और भी ज़्यादा मूल्यवान वस्तु के रूप में परिवर्तित कर ले, ये उनमें क्वालिटी होनी चाहिए। हम जिन संसाधनों को उपयोग में ले रहे हैं वो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करते हों। फिर वहाँ पर मानव संसाधन उपलब्ध होना चाहिए, और मानव संसाधन के पास पूंजी भी होनी चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट आप एक पॉइंट और लिखें कि जो भी संसाधन प्रकृति में उपलब्ध हैं वह लंबे समय तक, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम हो। ऐसा नहीं हो कि पृथ्वी में हमें कोई पदार्थ मिला जो 5-7 साल में हमारी आवश्यकताएं पूर्ति करता हो, उसके बाद में वो समाप्त हो रहा हो, तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं कहलाएगा। संसाधन कब होगा? वो कम से कम 50 साल तक हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो। ये सभी जो हैं विशेषताएं जब होगी तब संसाधन कहलाएगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट कि संसाधन की परिभाषा हो गई, संसाधन किसे कहते हैं। तो कुल मिला के पृथ्वी पर जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन पाए जाते हैं। प्राकृतिक का मतलब है भूमि पर उपलब्ध मिट्टियाँ, वनस्पति, जल वनस्पति, जीव जंतु, है ना, सूर्य से आने वाली रोशनी, ज्वार भाटा, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन। सांस्कृतिक संसाधन क्या है? वह संसाधन जो मानव के द्वारा निर्मित है, यानी कि मनुष्य ने बनाया है। जैसे मनुष्य की तकनीकी विकास, मनुष्य की शिक्षा, मनुष्य के कौशल, जिससे कि उद्योग धंधे बना रहा है। जैसे कि खनिज पदार्थ तो हमें मिल गए, हमें कॉपर मिल गया, हमने पृथ्वी के अंदर से तांबा निकाल लिया, लोहा निकाल लिया, लेकिन उस तांबा और लोहा को हम उपयोग में लेंगे कैसे? हम उसको साफ़ करेंगे, साफ़ करने के बाद उसको गलाएंगे, गलाने के बाद हम धातुओं के रूप में, तार के रूप में, किसी भी रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हमारे पास वो शिक्षा होनी चाहिए, वो तकनीकी होनी आवश्यक होती है। तो ये मानव के द्वारा जो भी एक्शन या कार्य होगा वह सभी सांस्कृतिक संसाधन कहलाएंगे। ठीक है। तो प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन मिलकर ही संसाधन बनते हैं। और आपको पता ही है संसाधन मतलब सन प्लस साधन, जिसको हम इंग्लिश में रिसोर्स कहते हैं। री प्लस सोर्स, क्या कहते हैं? री प्लस सोर्स, री प्लस SOURCE। री का मतलब होता है पुनः, पुनः मतलब वो हम उसको बार बार में काम में ले सकते हैं, बहुत लंबे समय तक काम में ले सकते हैं। और सोर्स मतलब साधन, कोई भी चीज़ हमें जहाँ प्राप्त हो रही है। अब है कि संसाधन जो है उनके संबंध में कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं। संसाधन के लिए हम क्या क्या कॉन्सेप्ट मानते हैं। जैसे सबसे पहला है संसाधन होते नहीं बनते हैं। बच्चों ये आप लोग, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि संसाधन होते नहीं बनते, सिर्फ ब्रेक इन्वर्टेड कॉमास में एक लाइन लिखी होती है, उसको आपको समझाना है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये सेंटेंस किसने कहा? संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह सेंटेंस जो है जिमरमैन ने कहा। किसने कहा? जिमरमैन। आपको ध्यान रखना, जिमरमैन बहुत ही एक्टिव वो थे, ज्योग्राफर थे, जिन्होंने संसाधनों का विस्तृत वर्गीकरण किया था। तो जिमरमैन ने ये बात कही थी कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि प्रकृति में कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ अगर मौजूद है, लेकिन अगर उसका उपयोग हम नहीं जानते हैं, अगर वह मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, तो वह संसाधन नहीं है। यानी कि अगर हम मनुष्य उसको काम में लेगा तभी वह संसाधन है, अन्यथा वो संसाधन नहीं है। यानी कि प्रकृति में हज़ारों तरह के पदार्थ या तत्व पाए जाते हैं, वे सभी संसाधन नहीं है। उनको क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है भाई, अपने आप नहीं होते हैं, है ना। बनाएगा कौन? मनुष्य। अगर मनुष्य है वहाँ पर, तभी वह मनुष्य की उपयोगी होगा, तभी वह संसाधन के रूप में परिवर्तित होगा। नेक्स्ट है संसाधन एक गतिशील संकल्पना है। गतिशील संसाधन संकल्पना से मतलब है कि रिसोर्स जो होते हैं वो डायनेमिक होते हैं, बदलते रहते हैं, है ना।
इनकी रूप बदलता रहता है। जैसे हमने क्या किया कि पृथ्वी के अंदर से हमने कच्चा लोहा निकाला, हमने क्या किया, उसको रिफाइंड कर लिया, साफ़ कर लिया, हमने उसको रूप बदल दिया। स्थिर नहीं है ना, गतिशील डायनेमिक है ना। ये कैसे होता है, बदलते रहते हैं, स्थिर इनका उपयोग नहीं होता है, ठीक है ना। और जिमरमैन ने क्या कहा इसके लिए, संसाधन, जिमरमैन का सेंटेंस है, संसाधन मानवीय ज्ञान कुशलता में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं तथा दोष एवं गलतियों से कम होते हैं। यानी कि जिमरमैन ने तो मेन किसको माना, फोकस कौन है, मनुष्य, कि कोई भी संसाधन जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, मानव के ज्ञान और मानव के कौशल पर डिपेंड करता है। अगर मनुष्य को नॉलेज नहीं है, वहाँ पर मानव उपलब्ध नहीं है, तो वह उपयोगी नहीं है। मान लो किस जगह पे बहुत से संसाधन हैं लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोग अशिक्षित हैं, आलसी हैं, अकुशल हैं, तो वहाँ पर पाए जाने वाले संसाधन उनके लिए संसाधन नहीं होके बल्कि एक वस्तु के रूप में माने जाएंगे। तो मनुष्य चाहे तो संसाधन में परिवर्तित कर सकता है और चाहे तो नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, संसाधन एक कार्यात्मक संकल्पना, फंक्शनिंग है, कि जो संसाधन होते हैं वह कैसे होते हैं, कार्यात्मक होते हैं। कार्यात्मक मतलब इनमें हमेशा एक्शन होता है। जैसे हमने पेट्रोल निकाला भूगर्भ से, हमने उस पेट्रोल में क्या किया, साफ़ कर दिया, क्लीन किया उसको, इसको हमने रिफ़ाइन किया। रिफ़ाइन जब पेट्रोलियम किया तो उसमें से पेट्रोल निकला, डीज़ल निकला। डीज़ल पेट्रोल के बाद में हमने उसमें से जो बचा हुआ गंदगी थी उसके भी हमने निकाल ली, क्या, वैक्स निकाल ली, पेट्रोलियम जेली निकाल ली, है ना। फिर हमने क्या निकाला, लास्ट में बिल्कुल बची हुई जो थी तारकोल, वो निकाल ली, जिसमें आज जो मेटेलिक रोड है, जिसको कहते हैं काले रोड, वो मेटेलिक रोड के काम में आती है। तो हमने क्या किया, जो प्रकृति ने हमें जो दिया, डायरेक्ट हमें जो दिया, हमने उसको वैसे के वैसे प्रयोग में ना लेकर बल्कि उसको हमने कैसे किया, फंक्शनिंग, हमने उसको कार्यात्मक रूप से परिवर्तित कर दिया। पृथ्वी के अंदर से सोना निकलता है, तो जो सोना होता है वो कैसा होता है, ऐसा नहीं होता पृथ्वी में बड़े बड़े सोने के सिल्ले जमे हुए हैं, बल्कि कैसा होता है, मिट्टी के साथ कई अन्य धातुओं के साथ मिक्स पाया जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उसको रिफ़ाइन करते हैं, उसकी गंदगी साफ़ करते हैं। अगर मान लो वह कॉपर के साथ पाया जाता है तो हम उसको कॉपर उससे अलग करते हैं, लोहा उससे अलग करते हैं, उसकी मिट्टियाँ उससे अलग करते हैं, सोना हम निकालते हैं, ठीक है। तो कोई भी संसाधन हमें प्रकृति देती है, मान लो खनिज संसाधन है, ऊर्जा के संसाधन है, वनस्पति है, हम उसको फंक्शनिंग या हम उसको कार्यात्मक रूप से परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट है, संसाधन प्रतिरोधों तथा तटस्थ तत्वों के साथ मिलते हैं। प्रतिरोध का मतलब रेजिस्टेंस, तटस्थ मतलब न्यूट्रल, कि हमारे जितने भी संसाधन होते हैं उन सब के साइड वो होते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि कोई भी दवा लेते हैं तो साइड इफ़ेक्ट होता है, दवा ले रहे हैं हम, हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन उस दवा के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो जितने भी संसाधन होते हैं इनके भी अच्छे फैक्टर्स और बुरे एस्पेक्ट्स, दोनों ही तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो चाहे वह मानवीय संसाधन हो। जैसे कि रेगिस्तान है, रेगिस्तान की भूमि कैसी, वैसे तो हमारे लिए भूमि उपयोगी है, हम भूमि पे कृषि काम में लेते हैं, भूमि पे उद्योग लगाते हैं, भूमि पे पशुचारण करते हैं, सारे काम हम ज़मीन पे करते हैं। लेकिन क्या सारी ज़मीन उपयोगी है, नहीं ना। कुछ ज़मीन बंजर है, वहाँ पेड़ भी नहीं है, पथरीली ज़मीन है, हमारे किसी काम की नहीं। ड्रॉबैक आ गया ना, यानी कि पृथ्वी एक संसाधन है किंतु उसके कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारे लिए उपयोग में नहीं आती। इसी प्रकार से पानी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जल हमारे लिए आवश्यक संसाधन है, किंतु बहुत तेज़ बारिश आई, बाढ़ आ गई तो क्या हुआ, वही पानी हमारे लिए क्या बन गया, अभिशाप बन गया, बहुत से लोग मर गए,
नदियाँ ओवरफ्लो हो गई। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, इस मानसून के अंदर हम देख रहे हैं कि बिहार में, आसाम में, गुजरात में, एमपी में क्या हालत हुई कि बाढ़ की वजह से वहाँ गुजरात में कई लोग मर गए। अपने राजस्थान के दक्षिण में भी अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा जाएं तो राजस्थान की जितनी भी दक्षिणी नदियां हैं वो सारी नदियां जो है ओवरफ्लो हो चुकी हैं, अपने खतरे की निशानी पर चल रही हैं। और जैसे मान लो 2 साल बाद 3 साल बाद 3 साल लगातार बारिश नहीं आती है, तब हम क्या करते हैं, पानी पानी पानी, नदियाँ ख़त्म, नदियाँ सूख गए, नाले सूख गए, एनीकट ख़त्म हो गए, बिसलपुर डैम इतना पानी बचा है, पानी नहीं है, होता है ना। तो यही संसाधन, तो इनके बुरे एस्पेक्ट भी होते हैं। ऐसे ही सांस्कृतिक संसाधन जो संसाधन मनुष्य बनाता है, जैसे टेक्नोलॉजी किसने बनाई, मनुष्य ने। शिक्षा के विद्यालय किसने बनाए, मनुष्य ने। अस्पताल किसने बनाए, मनुष्य ने। ये सब संसाधन है हमारे लिए। डॉक्टर हमारा संसाधन है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो अपराधी है, क्राइम करता है, समाज में बुरा माहौल बनाता है, वह व्यक्ति संसाधन नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। वह समाज को दूषित कर रहा है ना। तो क्या है, अच्छा व्यक्ति समाज के लिए संसाधन है, बुरा व्यक्ति समाज के लिए अभिशाप या जिसको हम कहते हैं संसाधनों में ये गुण भी होता है, कौन सा, तटस्थ और प्रतिरोध भी होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के रहन सहन का स्तर संसाधनों के उपयोग का परिणाम डेफिनेटली है। जैसे मनुष्य की जो लाइफ स्टाइल है वो किस पे डिपेंड करती है, संसाधनों में। मान लो हम भारत में रहते हैं, भारत में संसाधन कौन से उपलब्ध है ज़्यादा, हमारे यहाँ कॉटन, कपास की खेती सबसे ज़्यादा। आपको पता है ना, भारत जो है कॉटन उत्पादन में विश्व में अपना स्थान रखता है। हम कॉटन निर्यात करते हैं। भारत सूती वस्त्र उद्योग में विश्व में नंबर 1 है। आप यूरोपियन देशों में चले जाइए, आपको हर देश में मेड इन इंडिया के कपड़े नज़र आएंगे। तो हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है वही हमारी लाइफ स्टाइल है। तो अधिकतर हम उत्तर भारत में जो लोग हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं। सूती कपड़े हमारी लाइफ स्टाइल का पार्ट होता है। फिर किसी स्थान पर मान लीजिए बहुत ज़्यादा वनस्पति है, खूब तरह तरह की वहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। जैसे आप अगर भारत के उत्तर में चले जाइए, हिमालय की तलहटी पर चले जाइए, वहाँ पर अधिकतर जो फ्रूट्स के जो बागान हैं भारत के उत्तरी, जैसे कश्मीरी एप्पल है, आड़ू है, आबूनस है, फिर वहाँ के ये आलू बुखारे हैं, ऐसे फ्रूट्स जो स्ट्रॉबेरी है, चेरी है, जो वहीं पर पाए जाते हैं। तो वह उन लोगों का क्या है, आहार है। वहाँ के लोग ये फ्रूट्स खाते हैं। एक तो मैं बच्चों में एक बहुत इम्पोर्टेंट एक बात बताती हूँ, इस चैप्टर से जुड़ी हुई, आप उसको मान सकते हो। विश्व में एक ऐसी जनजाति है जिसका नाम है हुजा। हुजा जनजाति जो है POK, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो विवादित भाग है जिसको हम POK बोलते हैं, पाक ऑथोराइज्ड कश्मीर जो है, वहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है हुजा। हुजा जनजाति के लोग जो हैं वहाँ पर पाए जाने वाली चीज़ों का ही सेवन करते हैं। अब वहाँ पे क्या पाया जाता है, चूँकि वो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर पाए जाते हैं ड्राई फ्रूट्स, जैसे काजू, बादाम, अखरोट की जो बहुत शानदार अखरोट जो हम देखते भी नहीं, उस तरीके के अखरोट वहाँ पर पाए जाते हैं। तो वहाँ के लोग क्या खाते हैं, क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत होती है ना, POK में तो बहुत पहाड़ियों के ऊपर है, तो वो लोग खाते हैं ड्राई फ्रूट्स, खाते हैं वो लोग ताज़ा फ्रूट्स। कौन से, ये आलू बुखारा, आड़ू और चेरी, स्ट्रॉबेरी, इस तरीके के फ्रूट्स खाते हैं। उनके खाद्यान्न क्या है, चावल, मक्का उनका मुख्य आहार। आपको पता है बच्चों, मक्का एक ऐसा अन्न है जो सबसे ज़्यादा उसमें फाइबर होता है, मक्का और जौ। तो इस तरीके की वो खाते हैं। तो वहाँ पर पाई जाने वाली हुजा जनजाति जो है, उसकी औसत आयु, एवरेज एज जो है वो है 100 साल।
वहाँ की औरतें 110 साल की औरत भी इतनी खूबसूरत और इतनी लंबी और इतनी स्मार्ट लगती है, आपको लगेगा ये 50 साल की भी औरत नहीं है। वहाँ की औरतें 60 साल की उम्र में भी उनके बच्चे होते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ कितनी हाई, क्योंकि वो शुद्ध उनका वातावरण है। वो वही चीज़ें खाते हैं जो उनको एनवायरनमेंट ने दे रखा है। उन पे किसी भी तरीके का बाहरी वातावरण से इसका संबंध नहीं है। और विश्व की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से मानी जाती है हुजा जनजाति की महिलाएं। अब आप जाना, नेट खोलना, उस पर देखना ये हुजा जनजाति क्या है। उनकी इतनी खूबसूरती का रीज़न यही है क्योंकि वहाँ पर जो उनके उपलब्ध संसाधन है वह उन्हीं का सेवन करती है। तो संसाधन हमारे लाइफ का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है संसाधनों के संरक्षण की संकल्पना। डेफिनेटली हमारे पास जो भी संसाधन है उनको हम संरक्षण से मतलब क्या है, उनको बचा करके रखना है। ऐसा नहीं हो कि सारा कॉपर हम ख़त्म कर जाएं, सारा लोहा हम ख़त्म कर जाएं, सारा कोयला हम ख़त्म कर जाएं और 50 साल बाद आने वाली जनरेशन को पता ही नहीं हो कोयला क्या है, उनको पता ही नहीं चले एंटीमनी क्या है, उनको पता ही नहीं चले टिन क्या है। तो वो अपने को कोसेंगे कि ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, है ना। तो इसलिए हमारे पास जो भी संसाधन है उनको हमें बचाते हुए प्रयोग में लेना है। बचाते हुए, आपने कल भी मैंने बताया था 3R, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उसको हमें रीयूज़ करना है। रीयूज़ का मतलब है कि हम उसको बार बार में यूज़ कर सकते हैं। रिड्यूस करना, कम से कम उपयोग में लेना। रिसाइकल से मतलब जैसे आपने अखबार लिया, अखबार को हम लेते हैं, अखबार, उस अखबार को हम रद्दी वाले को दे देते हैं, वो उसको गलाता है, वापस से उसको पेपर में कन्वर्ट कर लेता है। हमारे पास मेटल के बर्तन होते हैं, हम जाते हैं, वो बर्तन पुराना हो जाता है, बर्तन वाले को देते हैं और दूसरे बर्तन ले आते हैं, बर्तन वाला वापस उनको गलाता है, नए बर्तन की शेप में डाल देता है। ये क्या कहलाता है, रिसाइकलिंग। हम दोबारा उनको उपयोग में लेते हैं। तो आज हमने पढ़ा है संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों की संकल्पना। तो बच्चों, संसाधनों में आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है कि व्हाट इज़ द रिसोर्स। तो रिसोर्स की डेफिनेशन में ये सारी बातें जहाँ आ जाएगी, क्या क्या है कि उनका उपयोग संभव हो, उनमें रूपांतरण कर सकते हो, वो ज़्यादा हम उसको मूल्यवान वस्तु के रूप में परिवर्तित कर सकते हो, हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संभव हो, वहाँ पर मानव संसाधन उपलब्ध हो। निश्चित रूप से मानव नहीं होगा तो वह संसाधन भी नहीं होगा। और लास्ट क्या होना चाहिए, हमारे पास मानव भी है, संसाधन मतलब कोई वस्तु भी है, मनुष्य भी है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है तो वो संसाधन हम काम में नहीं ले सकते। ठीक है, ये है आपके संसाधनों का वर्गीकरण। फिर कल मिलते हैं संसाधनों के वर्गीकरण के साथ। आप लोगों को मैंने जो बताया है, आप इसकी एक क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ कि संसाधन किसे कहते हैं। इस पर एक शॉर्ट नोट बना करके आप मुझे भेजें।